नमस्कार। अम, आज हम बात करेंगे रूस ने जो आक्रमण किया है यूक्रेन पे। तो इसमें दो बातें आ रही हैं। कुछ लोग तो हैं जो सीधे सीधे रूस को एक आक्रामक शक्ति के रूप में मान के एक तरफा उसका विरोध कर रहे हैं कि उसको जो यूक्रेन पे उसने ये जो हमला किया है वो उसको नहीं करना चाहिए और तुरंत रोक देना चाहिए युद्ध को, और बातचीत से जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका को ही सारा दोष दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं, अगर उनकी ऐसी विस्तारवादी नीति नहीं होती तो रूस को मजबूर न होना पड़ता यूक्रेन पे हमला करने के लिए और अपनी सुरक्षा की गारंटी करने की। मुझे ऐसा लगता है इसमें दोनों ही बातें सही हैं। ये जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत यूनियन से निकलकर कई देश, स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, तो यूरोपीय संघ ने ये कोशिश की कि उनमें से बहुत सारे देशों को अपने साथ ले, और यूरोप के जो शक्तिशाली देश हैं, जो नाटो का हिस्सा हैं, उन्होंने ये भी कोशिश की कि इनमें से कुछ देशों को नाटो में शामिल कराया जाए। उन्होंने कराया भी, लेकिन जैसे जैसे नाटो में शामिल होने वाले देशों की सीमा रूस के करीब आने लगी तो रूस को एक असुरक्षा महसूस हुई, और उसी का परिणाम ये है कि जॉर्ज बुश ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, सोवियत संघ से निकले हुए देशों को नाटो में शामिल करने के लिए, वो यहाँ तक पहुँच गई कि जब ये लगा कि यूक्रेन को भी नाटो का सदस्य बना लिया जाएगा और यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है, और ये संभावना पैदा होने लगी कि अमेरिका और दूसरे नाटो के देश अपने हथियार यूक्रेन में लगाएंगे, तो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी और कहा कि आप तटस्थ भूमिका में रहिए, आप नाटो में मत शामिल होइए। और उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है। कई लोगों का कहना है कि पुतिन जो है वो सोवियत यूनियन की जो पुरानी व्यवस्था थी, जिसमें कई देश सोवियत संघ का हिस्सा थे, वो उस तरह की व्यवस्था को पुनः बहाल करना चाहते हैं। जो अन्य देश हैं जो सोवियत यूनियन से निकल के बने हैं, उनको वो शायद फिर से किसी संघ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर औपचारिक रूप से नहीं तो अनौपचारिक रूप से ही, ताकि रूस का एक प्रभुत्व रहे इस इलाके में। ये बात कितनी सही है मालूम नहीं। ऐसा हो सकता है कि रूस की भी कोई विस्तारवादी नीति हो चीन की तरह, लेकिन इससे चीन को एक बड़ा बल मिला है, क्योंकि चीन भी अब रूस की हाँ में हाँ मिलाने लगा है, उसके सुर में अपना सुर मिलाने लगा है, और ये कहने लगा है कि रूस की जो सुरक्षा की चिंता है वो बाकी देशों को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जबकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अगर देखा जाए तो रूस एक बड़ी ताकत है और इस युद्ध का खामियाजा यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ स्पष्ट रूप से खड़े हुए हैं। ज़्यादातर मुंह जुबानी ही सिर्फ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और भारत, चीन और इस तरह के जो देश हैं जिनकी रूस से ज़्यादा नज़दीकी है, वो तो बिल्कुल भी कोई भूमिका यूक्रेन के समर्थन में नहीं ले रहे हैं। और ये
एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि लोग कमज़ोर देश के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया या उसने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो सारी दुनिया इराक और अफ़गानिस्तान के साथ खड़ी थी और दुनिया भर में प्रदर्शन हुए थे अमेरिका के खिलाफ। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, और भारत तो ख़ास करके उसकी भूमिका बहुत ही डामाडोल है और वो रूस को नाराज़ नहीं करना चाहता है। रूस पे वो काफ़ी निर्भर है, अपने सिर्फ अपने रक्षा की ज़रूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि जैसे कुडमकुलम में एक रूस के सहयोग से एक परमाणु बिजली घर भी लगा है, तो वो उसी के सहयोग से चलता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई है भारत के लिए, जिसमें वो चीन की विस्तारवादी नीति के तो खिलाफ है, और चीन जो उसके देश में कर रहा है उसके खिलाफ वो खुल के बोलता है, लेकिन वो रूस के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि भारत को ये भूमिका जो है वो उस पर विचार करना चाहिए, और जो हमेशा से भारत की एक भूमिका रही है, जिसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब भी किसी कमज़ोर पे हमला हुआ है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ रंग भेद नीति का सवाल हो, या फिर वो फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीन के इलाके में ज़बरदस्ती इज़राइल नाम के देश को बनाने की बात हो, महात्मा गांधी ने हमेशा स्पष्ट भूमिका ली, जिसका परिणाम ये रहा कि भारत की सरकारें उन्होंने हमेशा इस तरह के आंदोलनों को अपना समर्थन दिया है, जहां कमज़ोर लोग ताकतवर के खिलाफ अपने संघर्ष खड़े किए हैं। काफ़ी समय तक भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की जो श्वेत सरकार थी या इज़राइल की सरकार थी उसके खिलाफ भूमिका ले रखी थी। यहाँ तक कि भारतीय पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि भारत का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिवाय इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका के सब जगह मान्य है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी भूमिका धीरे धीरे बदली है, और हम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं ताकतवर देशों की के साथ खड़ा करने की बजाय कि जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन था जिसका हम एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, वो भूमिका हमने छोड़ दी है। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है। हमारी बड़ी आबादी अभी भी गुर्बत में जीती है। हम अपनी सभी नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने सिर्फ एक परमाणु शस्त्र बना लिया है और हम अंतरिक्ष में यान भेज सकते हैं, इसलिए हम कोई बहुत विकसित देश हो गए हैं और हम अपने आप को अमीर देशों के क्लब में शामिल करने की कोशिश करें। ये जो पूरी वैश्विक स्तर की राजनीति है, जिसमें कि खेमेबंदी होती है और हथियारों के का जो व्यापार होता है, उसके हिसाब से हम अपनी भूमिका तय करते हैं कि किससे हम ज़्यादा हथियार खरीदेंगे। हम उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हम सैनिक अभ्यास करते हैं। ये जो पूरी राजनीति है, हथियारों के आधार पे अपना वर्चस्व कायम करने की और अपने आप को एक अगर महाशक्ति नहीं तो एक शक्ति के रूप में स्थापित करने की, इस राजनीति से भारत को बाहर निकलना चाहिए। और स्पष्ट रूप से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें जो कमज़ोर पक्ष है यानी कि यूक्रेन, उसके साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होना चाहिए, ताकि दुनिया के और दूसरे देशों को भी एक प्रेरणा मिले और वो भी मजबूती से रूस के इस यूक्रेन में दखल अंदाजी का विरोध कर सके। लेकिन साथ ही अगर नाटो की कोई विस्तारवादी नीति है तो उसका भी विरोध करें, और इस बात से नाटो को रोका जाए कि वो यूरोप के जो बाकी देश हैं जो अभी नाटो में नहीं है, उनको वो नाटो में शामिल करने की कोशिश करें। बल्कि होना तो ये चाहिए
कि चूंकि अब शीत युद्ध खत्म हो गया है तो नाटो की कोई जरूरत रहनी नहीं चाहिए, नाटो को भंग किया जाना चाहिए। ऐसी एक मांग अगर भारत रखे तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया से इसको काफी समर्थन मिलेगा। और जो भारत की एक भूमिका हुआ करती थी एक जमाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में, वो भूमिका भारत को फिर से मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।